आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी के बैकग्राउंड पर एंड जीएसटी से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उस पर। जीएसटी से पहले क्या होता था कि जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड बेसिकली लॉ थे इंडिया में वो बहुत सारे थे, तो उसमें कन्फ्यूज़न ये रहता था कि सभी टाइप के टैक्सेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता था। उनकी जो टैक्सेस पे करने की ड्यू डेट होती थी वो भी डिफरेंट होती थी। दैन उनके प्रोविज़न पढ़ना एंड उनके लिए मे बी पॉसिबल एक बंदा सब जो टैक्सेशन को कवर नहीं कर पाए तो अलग अलग कंसल्टेंट रखने की ज़रूरत होती थी, अकाउंटेंट की ज़रूरत होती थी। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था जीएसटी से पहले का टैक्स स्ट्रक्चर। इन्हीं सब डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए प्लान किया गया कि कोई एक ऐसा नया टैक्स लाना चाहिए जिसमें इतने सारे टैक्सेस अलग अलग नहीं होके सारे मोस्ट ऑफ द टैक्सेस उस एक टैक्स से ही कवर हो जाए। एंड देखिए जीएसटी के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बजट स्पीच 2006-7 में फर्स्ट टाइम जीएसटी का डिस्कशन हुआ था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। एंड उस टाइम पे ये डिस्कस किया गया था भाई 2 अप्रैल 2010 तक जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। एंड देखिए जीएसटी बेसिकली अपने आप में टैक्स रिफॉर्म है। टैक्स रिफॉर्म इन द सेंस कि इसने टैक्स जो इंडस्ट्री है मतलब टैक्सेशन को इतना ईजी कर दिया इंडिया में बेसिकली जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है एंड उससे बहुत सारे टैक्सेस ख़त्म हुए हैं। तो इस सब का इवन पूरी दुनिया ने तारीफ की। एंड मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में टैक्सेशन को लेके बेसिकली ये सबसे बड़ा स्टेप था जीएसटी का लाना, राइट। तो ये अपने आप में एक टैक्स रिफॉर्म था इंडिया में। एंड देखिए ये जो बेसिकली जीएसटी आया इसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों टाइप के टैक्सेस को मर्ज करके सिर्फ एक टैक्स लगाया गया जीएसटी, ठीक है। एंड देखिए इंडिया में जो फर्स्ट टाइम जीएसटी एप्लीकेबल हुआ ये बेसिकली 1 जुलाई 2017 को हुआ। उससे पहले जो दूसरे टैक्सेस थे वो एप्लीकेबल थे जिनकी डिटेल मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। की सबसे बड़ी खबर, जीएसटी बिल संसद से पास हो गया है। लोकसभा ने इसे मंजूरी दी है, राज्यसभा पहले ही इसे पास कर चुकी है। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम जीएसटी को ला रहे हैं। तो उसी को बेस बना के गवर्नमेंट ने इसको एज ए वन नेशन एंड वन टैक्स के रूप में इसको प्रमोट भी किया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा और इसके लागू होने पर एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स और ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स जैसे कई टैक्स खत्म हो जाएंगे। पूरे देश में एक समान टैक्स लागू होने से कीमतों का अंतर भी घटेगा। एंड अभी मैं बात करूंगा उन टैक्सेस की जो जीएसटी के आने से खत्म हो गए, या आप बोल सकते हैं कि जीएसटी ने उन टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। सो इन टैक्सेस को बेसिकली मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात करूं ये टोटल 8 टैक्सेस थे। आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज हो गया, ठीक है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज हो गया, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल से रिलेटेड हो गया, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम हो गया, आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेस एंड सरचार्ज हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 8 टाइप थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो इसमें देखिए वैट हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया। एंड इसके अलावा पहले एक एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता था वो भी रिप्लेस हो गया। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, स्टेट सेसेस भी कुछ थे वो भी सब जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए। तो जीएसटी के आने से बेसिकली 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड 9 स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस रिप्लेस हो गए। सो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब आज के डेट में आप जीएसटी सीख रहे, इट मीन्स अगर आप पहले टैक्स कंसल्टेंट या आप अकाउंटेंट बनते तो आपको इतने सारे लॉ सीखने होते अगर आपको सभी को कवर करना था। बट आज के डेट में आपको क्या एक सिंगल टैक्स समझना है जीएसटी, तो उसमें ये सारे टैक्सेस कवर हो जाते हैं जो पहले चलते थे, राइट। एंड देखिए कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी के आने पर भी खत्म नहीं हुए हैं, तो उनकी लिस्ट मैंने यहाँ दी हुई है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है, कस्टम सेस आज भी लगता है, एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी ये आज भी लगती है, ठीक है। ये आपको बेसिकली आगे चल के समझ आएगा, इनको भी डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको जस्ट ये याद रखना है कि इवन जीएसटी के आने के बाद भी कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो अभी भी लगते हैं अपार्ट फ्रॉम जीएसटी।
एंड देखिए सेम वे में स्टेट गवर्नमेंट के भी बेसिकली कुछ टैक्सेस हैं जो आज भी लगते हैं, लाइक रोड एंड पैसेंजर टैक्स, टोल टैक्स हो गया हमारा, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड मंडी टैक्स। तो ये ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो आज भी लगते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जस्ट यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी टैक्सेस हैं जो लगते हैं, राइट। ऐसा ही नहीं है जीएसटी आने से दूसरे टैक्सेस खत्म हो गए, वन नेशन वन टैक्स जैसा मैंने बताया था, तो ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन टैक्स की सिंगल टैक्स ये भी लगता है। अभी अपार्ट फ्रॉम जीएसटी दूसरे टैक्सेस भी लगते हैं, राइट। देखिए इंडिया में बेसिकली जब भी कोई लॉ बनता है वो दो टाइप से बेसिकली डिवाइड आप उसको कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट के बेसिकली मैटर्स होंगे वो लेजिस्लेचर, जो उनका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बिल्डिंग होती है जहाँ लॉ पास होते हैं उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टेट वाइज होता है तो लाइक यूपी का होता तो हम बोलेंगे यूपी लेजिस्लेचर, एंड ये मान के चलो ये अपना हरियाणा का होता तो हरियाणा लेजिस्लेचर। तो स्टेट वाइज ये लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, हर स्टेट में होंगे। एंड इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उनका सिर्फ एक ही बिल्डिंग होती है जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉ पास होते हैं, राइट। तो जब भी कोई लॉ बनेगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो बेसिकली वो इंडियन पार्लियामेंट में पास होगा, ये डिस्कशन होगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली वो लॉ होगा तो वो उस स्टेट के लेजिस्लेचर में उसका डिस्कशन या जो भी उसको पास कराने से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होंगी, राइट। तो इट मीन्स यहाँ से आपको ये क्लियर होता है कि जब भी कोई लॉ बनेगा उनकी अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जहाँ उनके रिगार्डिंग डिस्कशन होगा, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इंडियन पार्लियामेंट, एंड स्टेट स्पेसिफिक है तो लेजिस्लेचर। तो देखिए पहले जैसे जीएसटी से पहले क्या था, मैंने बताया कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, जो जीएसटी के आने से रिप्लेस हो गए। तो अब इशू मेन ये आ रहा था कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में एक रूलिंग अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप में एक रूलिंग अथॉरिटी होती है। तो इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था कि राइट कि कितना टैक्स कौन लेगा, कौन रूल बनाएगा, एंड किसकी क्या पावर होगी, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, तो उन सबको बेसिकली क्लियर करने के लिए एक कंबाइंड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रूल लाया गया कि उन सबको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा, एंड जिसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जिसको 101 अमेंडमेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 246। इस सेक्शन की समरी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो देखिए ये जो बेसिकली सेक्शन लाया गया इसकी समरी ये है, इसमें ये लिखा हुआ है बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर होंगे, जैसे मैंने बताया यूपी का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, सभी स्टेट का मतलब अलग होगा, उनको राइट है कि वो लॉ बना सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड, राइट। तो इट मीन्स स्टेट को भी राइट दे दिया गया है लॉ बनाने का रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा लाइन है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ओनली द पार्लियामेंट विल हैव राइट टू मेक लॉ। देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है इंटर स्टेट, ठीक है। इंटर तो यहाँ लाइन का मतलब है इन केस कोई इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ सिर्फ पार्लियामेंट में लॉ बनेगा। पार्लियामेंट का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग रूल बनाएगी। अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर गुड्स का मूवमेंट होता है, सेल होती है, तो उसको हम बेसिकली इंटर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको याद करने के लिए बताऊं, इंटर बोलते हैं बेसिकली जो हम पढ़ाई करते हैं, इंटर बोलते हैं 12th क्लास को, ठीक है। तो इंटर के बाद क्या होता है, हमें कॉलेज में जाना होता है। तो इट मीन्स एक स्कूल को छोड़ के या एक स्कूल की बिल्डिंग को छोड़ के हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जब मतलब गुड्स का मूवमेंट या सप्लाई होती है तो उसको हम बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। एंड देखिए नेक्स्ट है, दीज प्रोविजन विल अप्लाई ऑन आइटम्स इन आर्टिकल 279A5 फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पर बेसिकली जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी काउंसिल फ्यूचर की डेट में मतलब बताएगी। इट मीन्स अभी सभी आइटम्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कुछ एक ऐसे आइटम है, बेसिकली 5 आइटम्स है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पर
इन फ्यूचर जीएसटी काउंसिल बताएगी कि अब से इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इवन एज ऑन डेट भी मैं बात करूं तो इन 5 प्रोडक्ट्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बट जीएसटी लॉ में मेंशन है कि इन फ्यूचर चाहे तो जीएसटी काउंसिल इन पर रिकमेंड कर सकती है कि अब जीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्लिट हो गया, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिकली प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी स्टिल पेंडिंग चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 प्रोडक्ट सभी पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जो मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। एंड देखिए इसमें आर्टिकल है 269A दैट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। देखिए ये वर्ड दोबारा आया है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बाय यूनियन गवर्नमेंट। देखिए यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ठीक है, यहाँ भी ये लिखा गया है कि इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन होंगे उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स लगाएगी एंड उसको अपॉर्शन करेगी, मीन्स जिस भी स्टेट से रिलेटेड होगा उनके बीच वो बांट देगी इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं इसको बेसिकली आपको इन केस कोई डाउट है तो डोंट वरी, मैं इस वर्ड को आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, टैक्स लेवी करेगी एंड जो भी टैक्स कलेक्ट करेगी तो रेलिवेंट जो भी स्टेट होगी जिससे वो ट्रांजेक्शन रिलेट करता है उसमें उस टैक्सेस को बांट देगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए ये है कि इट फर्दर प्रोवाइड दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट, यहाँ पे बेसिकली इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस इम्पोर्ट होता है, चाहे वो गुड्स का हो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चाहे वो सर्विसेज का हो या दोनों का। ठीक है, तो इम्पोर्ट को बेसिकली गवर्नमेंट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में कवर करेगी एंड उसको बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होगा। कल को कोई टैक्स कलेक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कोई रूल बनाना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यहाँ देखिए बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टर्म्स और आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूँगा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो बेसिकली कुछ ऐसे रूल बना सकती है जिससे ये डिसाइड हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली कैसे डिसाइड करना है, राइट। एंड जो भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का हो या सप्लाई ऑफ सर्विसेज या दोनों का, उसको बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा। तो ये बेसिकली समरी थी रिलेटिंग टू सेक्शन 246A जो कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया था। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको ऊपर ऊपर से जानना है, इसको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंडिया के रिगार्डिंग बेसिक क्लियरिटी देना चाहूँगा। देखिए इंडिया बेसिकली ये इंडिया का मैप है, ठीक है, एंड देखिए ये मैंने इंटरनेट से लिया है, मे बी कुछ इस मैप में इशू हो, तो जस्ट मैं आपको बेसिक क्लियरिटी देना चाहता हूँ। देखिए इंडिया जो बेसिकली बना हुआ है ये डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का ग्रुप है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ऊपर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इधर पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस टाइप से मतलब अपने आप में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको ऐड करने के बाद इंडिया बना है। ठीक है, तो इंडिया मीन्स मैं कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए यूनियन टेरिटरी की यहाँ मैंने लिस्ट दी हुई है, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, मे बी कम या ज़्यादा हो, जस्ट मेरा यहाँ मोटिव है आपको क्लियरिटी देना बेसिक। तो इसमें देखिए दिल्ली भी आता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, अपना पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, तो इस टाइप से बहुत सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। देखिए यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, स्टेट में तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर होता है, राइट, एंड चीफ मिनिस्टर ही सारे लॉ को
एनफोर्स करता है। जो भी राइट्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के पास ही होते हैं उस स्टेट को मैनेज करने के लिए। जैसे अपना यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हो गए, तो उनको फुल राइट है यूपी को मैनेज करने का, राइट। एंड इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो इसमें बेसिकली उनको फुल पावर नहीं होती है उस इस यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कि वो सही से काम नहीं करने दे रहे, वो जो हम रूल लाना चाह रहे हैं वो लाने नहीं दे रहे। तो इट मीन्स जो यूनियन टेरिटरीज में पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। एंड उसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बट अल्टीमेट जो राइट्स हैं वो सारे चीफ मिनिस्टर को नहीं दिए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है यूनियन टेरिटरीज को। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे देखिए जो भी ये स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया तो ये यूनियन टेरिटरीज हो गया, अपना चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज हो गया, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार यूनियन। तो इट मीन्स ये जो इंडिया बना हुआ है इसमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। तो अब जब इंडिया में बेसिकली बिजनेस होगा तो बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि एक स्टेट सिर्फ उसी स्टेट में बिजनेस कर सकती है। कोई भी बंदा किसी भी स्टेट में जाके या यूनियन टेरिटरीज में जाके बिजनेस कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। इवन लेट सपोज कि मैं यूपी में बैठा हूँ, मैं अगर मेरा कोई क्लाइंट मुंबई का होता है तो मैं उसको मुंबई सर्विस दे सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, लेट सपोज कि जो जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेसमैन बैठा हुआ है वो राजस्थान से बिजनेस कर सकता है, राजस्थान वाला जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस कर सकता है। तो यहाँ जिस मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेसिकली बिजनेस होगा, और मे बी पॉसिबल कि यूनियन टेरिटरीज से दूसरे यूनियन टेरिटरीज में बिजनेस होगा। लेट सपोज दिल्ली से कोई जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस कर रहा है एंड जम्मू कश्मीर से दिल्ली में कर रहा है, चाहे वो गुड्स के बिजनेस हो चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस हो। सो इस हिसाब से एक दूसरे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के बीच बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। एंड जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें बेसिकली स्टेट्स रहती हैं अपना इंडिया में एंड यूनियन टेरिटरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली ये होता है कि वो पूरे इंडिया को, जो कि कॉम्बिनेशन है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, उसको रेगुलेट करे कि कहाँ कोई एज ए ग्रुप कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप की पावर हो जाएंगी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जीएसटी। एक तो स्टेट को कुछ पावर होंगी, यूनियन टेरिटरीज को पावर होंगी, ठीक है, एंड दूसरा कुछ पावर्स होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड, या जो भी जीएसटी से रिलेटेड मैटर होंगे, ठीक है। तो 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, अपना स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया, एंड थर्ड हो गया अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ एक्ट पास किए जीएसटी को एप्लीकेबल करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए। तो उनमें से देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला आईजीएसटी एक्ट हो गया, दूसरा सीजीएसटी एक्ट हो गया, तीसरा एसजीएसटी एक्ट हो गया, चौथा यूटी जीएसटी एक्ट हो गया, एंड फिफ्थ था हमारा कंपनसेशन एक्ट। देखिए आईजीएसटी तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स हो गया, सीजीएसटी भी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट हो गया, एंड एसजीएसटी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, क्योंकि इसमें एस लगा है स्टेट गवर्नमेंट, सी लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देखिए यहाँ पे यूटी लिखा है, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज, तो इसका मतलब ये यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जीएसटी हो गया। तो इट मीन जीएसटी है तो सिंगल, बट उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो इट मीन जब भी हम जीएसटी पढ़ेंगे तो हमें इन सब का एक्ट को भी पढ़ना होगा, आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट। एंड देखिए एक एक्ट और बना था, ये है कंपनसेशन एक्ट। ये बेसिकली इसलिए बना है क्योंकि देखिए जब जीएसटी से पहले इतने सारे टैक्सेस हुआ करते थे तो गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग था सही चल रहा था, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, 7-8 टैक्सेस खत्म करके एक नया टैक्स लाने जा रहे हैं। तो उसमें बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को एक डर था कि ऐसा नहीं हो कि अभी हम जो हमारी टैक्सेस से इनकम हो रही है जीएसटी आने के बाद कम हो जाए। तो उस डर को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उनको एश्योरेंस दिया कि ऐसा है कि इन केस आपका जो अभी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है एज ऑन डेट जीएसटी से पहले, अगर इससे कम टैक्स का कलेक्शन जीएसटी में होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट इसलिए करेंगे कि आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप टाइम से पे कर सको या बियर कर सको, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को एश्योरेंस देने के लिए था कि टेंशन की कोई बात नहीं है, आप जीएसटी एप्लीकेबल करो, बाकी का इनकेस कोई रेवेन्यू लॉस होगा आपको टैक्सेस का तो हम उसको कंपनसेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये कौन
एश्योरेंस दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को। देखिए मेन IGST एक्ट है एंड CGST एक्ट है। अदरवाइज ये जो दो एक्ट हैं CT GST एंड SGST, ये बेसिकली CGST के ही समझिए कि एग्जैक्ट वही सारा लॉ है जो CGST में लिखा हुआ है। यहाँ बस स्टेट स्पेसिफिक वर्ड्स आ गए एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड वर्ड्स आ गए, अदरवाइज मैक्सिमम कंटेंट वही है। बट फिर भी हर स्टेट को पावर देने के लिए उस स्टेट का अलग एक्ट पास करना होता है। एंड जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट टाइम GST हमारा जो एप्लीकेबल हुआ वो 1 जुलाई 2017 को हुआ। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, मे भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले। तो यहाँ तक बेसिकली मैंने आपको GST का बैकग्राउंड एंड कौन कौन से टैक्स GST ने हटाए, GST की ज़रूरत क्यों हुई, एंड स्टेट्स का आपस में कैसा रहता है, UT GST, SGST, CGST, IGST के बारे में मैंने बेसिक आपको बताया। इन केस आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्लियर कर सकते हो।